Good morning, class 8th. Welcome back to your social studies classes. So class 8th, we are studying lesson number 1 from the unit of civics. Okay, so in the last class we had studied about we were studying about the Constitution of India, and in that particular chapter we already studied that what is Constitution and why the need arised to write down the Constitution for our nation. Okay, so let's move further. बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? राइट टू इक्वालिटी पढ़ लिया था. नाउ लेट्स मूव फर्दर इन दिस लेसन. ओके, सो कम टू पेज नंबर 301. चलो, तो क्या लिखा है? One more important purpose of a constitution in a democracy is that it ensures one dominant group does not use its power against the other less powerful people or groups. In other words, the constitution ensures that one powerful group does not suppress another less powerful group. In a democracy, there may be situations when the majority group tries to enforce its decisions on the minorities. These decisions might be against the interest of the minority groups. Almost no society in the world is untouched by this type of tyranny or dominance of the majority. To ensure that the minorities are not excluded from anything in which is easily available to the majority, the Constitution contains certain rules. It is important to understand here that the less powerful group or community can be any minority group or community. चलिए, तो एक और इम्पॉर्टेंट पर्पज़ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनने का क्या दिखाया जा रहा है आप लोगों को कि डेमोक्रेटिक नेशन में क्या है, अब बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं. एज आप पहली बात तो यहाँ पे हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, अपने देश की बात कर रहे हैं. किसी और देश की भी अलग भी बात करोगे तो हर देश में एक माइनॉरिटी ग्रुप एग्जिस्ट करता है और एक मेजॉरिटी ग्रुप एग्जिस्ट करता है. अब माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं? जिनको जो पॉपुलेशन में कम है, जिनके कुछ राइट्स जो हैं वो दबे हैं, मतलब उनके ऊपर जो अपर क्लास फैमिली है या फिर जो मेजॉरिटी ग्रुप है उसको वो क्या कर रही है? डोमिनेट कर रही है. ठीक है, उसको अपने नीचे दबा रही है. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल लॉज होंगे, इक्वल सेट ऑफ रूल्स होंगे तो कोई भी सोसाइटी में माइनॉरिटी को दबा नहीं पाएगा. तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का भी होना ज़रूरी है. चलो, डिड यू नो में क्या लिखा है? 4 years बिफोर बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिया सफर्ड अ ग्रेट फेमाइन कॉल्ड द ग्रेट बंगाल फेमाइन इन विच अराउंड 3 million पीपल डाइड. तो 4 साल पहले, हम लोगों के आज़ाद होने के 4 साल पहले, तो हम लोगों की आज़ादी कब मिली? हम लोगों को 1947 में, ऑन द 15th of August 1947. तो 4 साल पहले मतलब 1943 में इंडिया ने क्या देखा? इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा फेमाइन देखा. फेमाइन मतलब भूखमरी, जब लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं थी. ठीक है, द ग्रेट बंगाल फेमाइन देखा जिसमें लगभग 3 मिलियन लोग मर गए. ठीक है, 3 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई. बट टुडे, लेकिन आज का सिनेरियो क्या है? इन स्पाइट ऑफ बीइंग द सेकंड मोस्ट populous nation, it is creditable that it can feed its entire population almost without any outside help. This has become possible due to the Green Revolution and the efforts of its planners, farmers and scientists. तो आज का भारत जो है हमारा, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए अब एक टाइम ऐसा था हमारे देश में जब ग्रेट बंगाल फेमाइन अकर किया, और आज हम इस कंडीशन में हैं कि हमें किसी दूसरे देश से बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ठीक है, और उसके बावजूद भी हम लोग क्या हैं, चूँकि हम लोग सेकेंड मोस्ट पॉपुलस नेशन है, या हमारी देश की जनसंख्या इतनी है कि दुनिया में दूसरे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पे आती है. पहली तो चाइना है जो कि मोस्ट पॉपुलस है, फर्स्ट कैटेगरी है पॉपुलस नेशंस की कैटेगरी में, और सेकंड नंबर पे हम ही लोग हैं. लेकिन इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी आज हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम अपने पूरे इंटायर पॉपुलेशन को, जितनी भी जनसंख्या है, हम उनको भोजन दे सकते हैं. कोई भी फेमाइन अकर करने का यहाँ पे सवाल नहीं होता. और ये पॉसिबल क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो हमारे प्लानर्स थे एग्रीकल्चर के, उनके द्वारा, और फार्मर्स और साइंटिस्ट की वजह से. इंटरेस्टिंगली, व्हेन वन कम्युनिटी ट्राइज टू डोमिनेट अनदर कम्युनिटी, इट इज़ नोन एज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन. तो इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए कि जब एक कम्युनिटी किसी दूसरे कम्युनिटी को अपने अंदर दबाना चाहती है अपने अंडर में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन.
On the other hand, if some members of one community dominate others within the same community, then it is known as intra-community domination. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक अलग अलग कम्युनिटी एक दूसरे कम्युनिटी को सिर दबा सकती है। एक ही कम्युनिटी में जो एक लोग हैं आपस में, वो लोग भी एक दूसरे को दबा, ठीक है, तो एक ही कम्युनिटी के लोग आपस में भी एक दूसरे को दबा सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन बोलेंगे। ऑफन वी मेक डिसीजंस विच इन द शॉर्ट रन मे सीम बेनिफिशियल टू अस, but in the long run we may find that the decisions made by us did not serve our interest. In fact, it may turn out that the decisions caused us more harm than good. In a similar way, sometimes we make certain decisions that can have an adverse impact on the larger principles which our country believes in. Let us understand this with the help of two examples. तो कभी कभार बच्चों, जैसे कि हम अपने लाइफ के डिसीजंस जब लेते हैं, फैसले लेते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे लाइफ का हर एक डिसीजन सही साबित हो, है ना। कुछ डिसीजन ऐसे हम ले लेते हैं जो हमें एक अलग ही कैटेगरी में डाल देते हैं, हमें परेशान कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे थ्रू दिस एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है और इस एग्जाम्पल के तहत हम लोग इस बात को समझेंगे। चलो, Many of us today are not happy with the way our politicians work. We may not be happy with their performance or the way they lead their lives. In other words, there is widespread apathy among the electorate. There is widespread apathy among the electorate about the general political scenario in the country today. Most of us think politics to be a dirty game, and people are hesitant to enter the field of politics. We do not have a good impression about our politicians. Hence, we may take the decision of not voting during the elections, thinking that it is of no use. So on election day, instead of going to the electoral booth and exercising our right to vote, we may sit in the cool comfort of our home. तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि देखिए, अब हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना क्या है, इस केस स्टडी के थ्रू हमें ये जानना है कि हम कभी कभार अपने लाइफ के फैसले गलत ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उसके बारे में कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये ख्याल बैठ चुका है कि भाई पॉलिटी तो बहुत ही एक डर्टी गेम है, एक बकवास गेम है, इसमें तो कोई किसी का नहीं होता है और हमारे पॉलिटिशियन चाहे जो भी आ जाए, हमें कुछ उससे बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो जब इलेक्शंस हेल्ड होता है, ठीक है, हमारे देश में, तो वहाँ पे बहुत लोग जो होते हैं वो पॉलिटिक्स को एक डर्टी गेम मानते हैं और उसके वजह से वोट करने नहीं जाते हैं। चलो, लेट अस टेक अनदर केस। तो ये तो पहले वाले केस के लोग हो गए, जो लोग इलेक्शंस देने नहीं जा रहे हैं और आराम से घर में बैठ के सो रहे हैं, उस दिन छुट्टी मना रहे हैं। लेट अस टेक अनदर केस। अब दूसरे केस में क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री टुडे आर नॉट हैप्पी विद द पॉलिटिशियंस बिकॉज दे पॉलिटिशियंस आर नॉट लिविंग अप टू देयर पीपल्स एक्सपेक्टेशंस. Hence, these people may feel that because of these corrupt and inept politicians, the country has not attained the level of development which it ought to have under democracy. So, these people may think that it would be better if a dictator takes over, rules the country with an iron hand and sets everything right. In other words, the people may feel the dictatorship will be better for the country than democracy. अब दूसरे केस में आपको ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में, जिसके हाथ में सत्ता है, जो हमारी सरकार है प्रेजेंट टाइम में, उससे वो खुश नहीं होते हैं, उन पॉलिटिशियन से, उन नेता लोगों से खुश नहीं होते हैं और वो चाहते हैं कि भाई इस नेता को तो हम उसकी कुर्सी से हटाएंगे और इसलिए वो चाहते हैं कि हम अपने देश को किसी एक ऐसे हाथ में देंगे जिसके हाथ में दम हो, जो कि हमारे देश को चला सके, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं, इलेक्शंस में वोट देने जाते हैं ताकि जिस पॉलिटिशियन को नहीं चाहते हैं उसको हरा करके जिस पॉलिटिशियन को वो चाहते हैं कि वो हमारे पर रूल करे, उसको हम इलेक्शंस के थ्रू जिता सकें। चलो, तो ये दो तरीके के केस आपने देख लिए। एक वो बंदा जो पॉलिटिक्स को डर्टी गेम मानता है, वो आराम से सो रहा है इलेक्शन के दिन घर पे, और एक वो लोग हैं जो लोग की इलेक्शन देने जा रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि जो अभी करंट टाइम पे पॉलिटिशियन है, जो करंट टाइम पे गवर्नमेंट है, वो उनके लिए फेवरेबल नहीं है। डिड यू नो में क्या लिखा है, डिक्टेटरशिप इज एन ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर इन द कंट्री इज यूजुअली रूल्ड बाय वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। तो देखो, डिक्टेटरशिप भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ये कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एन ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब जहाँ पे कुछ पर्सन जो बोल दें उन्हीं के हिसाब से सरकार चलनी है, उन्हीं के हिसाब से सारा काम होना है, और इनफैक्ट वो पर्सन एक भी हो सकता है, ठीक है।
द कंट्री इज़ यूजुअली रूल्ड बाय वन पर्सन, एक पर्सन ने जो कह दिया या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने बोल दिया, बस उन्हीं के हिसाब से काम होना है उस देश में। चलो, स्वेप्ट बाय सच स्ट्रॉन्ग इमोशंस वेदर इट इज़ द डिसीजन ऑफ नॉट टेकिंग पार्ट इन द वोटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग इलेक्शंस और सीकिंग a dictatorial form of government over a democracy, the people may not realize that in the long run these decisions go against all their interest. तो अभी क्या हुआ, जो इस केस में हम लोगों ने पढ़ा कि एक जो पर्सन है जो आराम से यहाँ पे सो रहे हैं, इनको इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, और ये लोग इलेक्शन तो देने गए हैं लेकिन इनके दिमाग में ये है कि भाई हमको इन पॉलिटिशियंस को हटाना है, तो कोई ऐसे बंदे को ले आओ, भले वो डिक्टेटरशिप करे, भले वो हमारे ऊपर पूरी तरीके से रूल करे, लेकिन हमको बस इस करंट पॉलिटिशियन को यहाँ से हटाना है। तो इन दोनों ही लोगों के दिमाग में एक बात नहीं आई। दोनों ही लोग जो है वो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को नहीं देख रहे, वो भविष्य की बातों को नहीं देख रहे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ जो करंट में चल रहा है उसके हिसाब से ये लोग डिसीजन मेक कर रहे हैं, डिसीजन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही लोग क्या हैं, अपने अपने जगह पर गलत हैं, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट दिख रहा है, और ये नहीं देख पा रहे हैं कि आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद, आज से 20 साल बाद हमारा देश कहाँ पे जाएगा। तो क्या लिखा है, गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेस स्ट्रक्चर। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन जब अच्छा होगा तो इतनी जल्दी से ये चीज़ें चेंज नहीं हो पाएंगी। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है कि अभी डिक्टेटरशिप है और अभी अचानक से डेमोक्रेसी हो जाएगा। अभी देखो ना, नेपाल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए कितना लड़ाई लड़ना पड़ा। तो ये सब चीज़ें बहुत जल्दी, ये सब फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं आ पाती है। ठीक है, इट विल नॉट अलाउ एन ईजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजंस दैट गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। अंटिल नाउ यू हैव स्टडीड अबाउट व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एंड व्हाई अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या और क्यों एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। You have also studied that the Constitution plays an important role in democratic societies around the world. You know that the Constitution is a body of principles or laws according to which a country is governed. Constitution होता है क्या? It is a set of rules जिसकी वजह से by which a nation is governed. Our country India also has a constitution. हमारे देश में का भी एक क्या है? संविधान है। Moreover, like every other constitution, the Constitution of India also has certain principles or key features. तो जैसा कि अलग अलग संविधान है अलग अलग देशों के, हमारे देश के भी संविधान के कुछ की फीचर्स और सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं। अब उन की फीचर्स के बारे में हम लोग अपने संविधान के की फीचर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। चलो, सम की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Okay, before we study about the features of the Indian Constitution, it is important to know a little about the conditions which prevailed before the Constitution came into existence. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के की फीचर्स पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लें कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जब नहीं था तो उसके पहले हमारा देश की क्या स्थिति थी। चलो, वी वर रूल्ड बाय द ब्रिटिश फॉर नियरली 150 ईयर्स। हमारे ऊपर कौन राज कर रहा था? लगभग 150 वर्षों से ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। हमें आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। तो क्या हुआ, जब ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो जो भी रूल्स और लॉज थे फ्रेम हो रहे थे, जो भी उस टाइम पे रूल्स बनाए गए, वो कौन बनाया? ब्रिटिश सरकार ने बनाई। द रूल्स डिटरमाइंड हाउ द इंडियन पीपल एंड देयर कंट्री वुड बी गवर्न। और यही रूल्स ये डिटरमाइन करते थे कि जो भारतीय लोग थे वो कैसे उन पर गवर्नमेंट किया जा सकता है। इंडियन मासेस डिड नॉट हैव एनी से इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। इंडियन मासेस मतलब इंडियन लोग जो थे, जो इस देश के नेटिव थे, इस देश के रहने वाले थे, उनका उस रूल को बनाने में उनका कोई भी भाग नहीं था, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। इंस्टेड दे वर ओनली सपोज टू ओबे द रूल्स। बस उनको क्या करना होता था? सिर्फ और सिर्फ उन रूल्स को फॉलो करना होता था। उनको उनके जैसे ब्रिटिशर्स ने अगर कोई रूल बना दिया तो उनको बस फॉलो करो। दे वर सब्जेक्टेड टू अथॉरिटेरियन रूल अंडर द ब्रिटिश। अथॉरिटेरियन मतलब ब्रिटिशर्स ने जो कह दिया बस उसको करना है। So when the struggle for freedom was going on throughout the country, the Indian leaders spent a lot of time on imagining and planning what a free India would be like. तो जब नेशनल स्ट्रगल हो रहा था फ्रीडम के लिए, तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने सोचा कि भाई हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, हमारा देश जब आज़ाद हो जाएगा उसके बाद इसको कौन गवर्न करेगा। Indians, especially the Indian leaders, were very clear in their mind not only about the importance of freedom for the country but also about the fact that a free India would be a democracy. Okay, but also about the fact that a free India would be a democracy in which every citizen of the country would be treated equally. Not only this, the Indian leaders wanted every citizen to participate in the government. तो देखिए, हमें जब फ्रीडम मिला, हमें जो आज़ादी मिली है ये बहुत आसानी से नहीं मिली। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं,
कि किस तरीके से हमें हमारे देश को आज़ादी मिली है। बहुत इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ा। अभी तो आप लोग छोटे क्लासेस में हो, जब आगे आओगे तो आप लोग और भी ज़्यादा इसके बारे में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसी तरीके से नहीं कहा जाता था कि इन ब्रिटिशर्स को खदेड़ने के लिए हम लोगों को कितने चने चबाने पड़े हैं। ठीक है, तो अब जो उस टाइम पे जो लीडर्स थे उन्होंने ये सोचा कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो भाई यहाँ पे इस टाइम पे इन लोगों ने इतना डिस्क्रिमिनेशन देख लिया था ना, ब्रिटिशर्स ने अपने ने वहाँ के जो यूरोपियंस थे उनके बीच में और इंडियंस के बीच में उन्होंने इतना भेदभाव किया था कि इतना तो लीडर्स लोग समझ गए थे कि भाई अगर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में रहा तो फिर हमको अपने देश को आज़ाद करवाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो सबसे पहले इन लोगों ने यही चीज़ समझा कि हमारे डेमोक्रेटिक नेशन में क्या होना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ राइट होनी चाहिए, राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए और सब लोगों को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए। चलिए, सरदार पटेल आप देख पा रहे हो यहाँ पे पगड़ी पहने हुए हैं और उनके साथ सरदार पटेल एंड द महाराजा ऑफ पटियाला। कौन बैठे हुए हैं? ये महाराजा ऑफ पटियाला, वाइट कलर का ऐसे गमछी वगैरह लिए हुए हैं। कॉन्फर ड्यूरिंग अ मीटिंग शॉर्टली आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। चलो, बीइंग वेरी क्लियर इन द माइंड अबाउट व्हाट द फ्यूचर इंडिया शुड बी लाइक, नाउ द टास्क फॉर इंडियन लीडर्स वाज टू फाइंड आउट द वेज इन विच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेट अप। तो अभी तक तो दिमाग में इंडियन लीडर्स की बात क्लियर हो गई कि हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करना है। They also needed to formulate the rules according to which the country would be governed. The task of formulating the rules for the country was cumbersome. Added to this was the complexity of the Indian society, which consisted of people belonging to various religions, castes, social background, and so on. Around 300 people worked hard for nearly 3 years to write the Constitution of India, and the task was accomplished in 1949. All the 300 people belonged to a body called the Constituent Assembly. तो देखिए, अब किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतना इजी टास्क नहीं है। इट इज़ अ वेरी टफ टास्क। क्यों? और स्पेशली हमारे जैसे देश में जहाँ पे इतना डाइवर्सिफिकेशन है, इतनी ज़्यादा भिन्नता है लोगों के बीच में। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओ तो वहाँ का पानी बदल जाता है, वहाँ का खाना बदल जाता है, वहाँ का पहनावा बदल जाता है ना, वहाँ की भाषा बदल जाती है। एक ही स्टेट में आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाओ तो देखो वहाँ की बोली कितनी बदल जाती है। तो ऐसे देश में जहाँ पे कदम कदम पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, वहाँ के उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना मेहनत लगा होगा, कितना सोच समझ के बनाना पड़ा होगा, कितने जगह जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उनको सुलझाने के लिए कितना दिमाग लगा करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा होगा, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो लगभग 300 लोगों को ये काम सौंपा गया। इन्हीं 300 ग्रुप के लोगों को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला, उनको संबोधित किया और लगभग 3 साल लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 2 years 11 months and 18 days। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे 3 years लिखा है। आप लोग को नियरली नहीं जानना है, आप लोगों को एग्जैक्ट जानना है। ठीक है, और ये काम कब कंप्लीट हो पाया? इन दी 1949। चलो, each and every provision of the future constitution was discussed in great detail. Sincere efforts were made by the members to compromise and reach an agreement through consensus. तो क्या हुआ? हर एक बात को ध्यान में रखा गया, सिंसियर एफर्ट्स किए गए और फिर धीरे धीरे हमारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। जैसे कि आपको पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना एक आसान काम नहीं था। ठीक है, ये बहुत ही टेढ़ी खीर थी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में क्या है, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, हमको सबको बराबरी का दर्जा भी देना है। अगर हम सेट ऑफ रूल्स में कुछ बढ़ा चढ़ा के हिंदूज़ के लिए लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? मुस्लिम्स उसके लिए मुस्लिम्स कॉन्फ्लिक्ट कर देंगे, है ना, वो दंगा भड़काने लगेंगे। तो इसलिए रेसेस हैं हमारे देश में, अलग अलग कास्ट हैं ना। वॉज नॉट द ओनली रीज़न दैट मेड द जॉब ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्वाइट डिफिकल्ट। ये सब चीज़ें तो थी, और क्या था, और क्या लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फेस किए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के आज़ाद होने के टाइम पे हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम हंसे कि रोएं। देखिए, एक तो हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमें खुश होना था, लेकिन चूँकि आप लोगों ने पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में जानते हो आप लोग कि हमारे देश में से ही जो पार्ट ऑफ पोर्शन बांट दिया गया और वो एक अलग नेशन बन गया, दैट इज़ अभी उसको हम लोग पाकिस्तान जानते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हिंदू और मुस्लिम्स में आपस में इतनी फ़ाइट हो रही थी। कब?
जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, कि उस टाइम पे हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम हंसे कि रोएं। उस टाइम पे हमारा देश आज़ाद हुआ कि हम हंसे कि हमारे देश का बंटवारा हो रहा है तो इसके लिए हम रोएं। तो देखिए, अब ये काम जो था, पार्टीशन जो हो गया, पाकिस्तान का अलग हो गया देश, एक अलग देश ही बन गया वो, तो ये काम और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में दिक्कत क्रिएट किया। जैसे कि देयर वॉज कंसिडरेबल टर्मोइल एंड टेंशन ड्यूरिंग दोज टाइम्स। उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा तरीके की, मैंने बताया ना आप लोगों को, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब आपस में लोग एक दूसरे को, हिंदू मुस्लिम ऐसे काट रहे थे भेड़ बकरियों के तरीके से। बिसाइड्स मैनी प्रिंसली स्टेट्स, और ये जो राजा रजवाड़े थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे अभी तक यूरोपियंस का कब्जा नहीं था, तो ये लोग अपने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स में थे, वर स्टिल अनश्योर अबाउट देयर फ्यूचर, और ये भी इनके बारे में भी नहीं पता था कि हम किसके अंडर में जाएंगे, हम पाकिस्तान के अंडर में जाएं कि हम इंडिया के अंडर में जाएं कि हम इंडिपेंडेंट राज करें, ठीक है। और एक पूरे नेशन को बनाने के लिए अगर आप उसमें से टुकड़े टुकड़े अलग अलग कर दोगे, है ना, और प्रिंसली स्टेट्स को अलग अलग जगह दे दोगे, जैसे कि गोवा में ही अब कहीं पे कोई और राज कर रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोई और राज कर रहा है, तो इस तरीके से करके थोड़ी ना देश बनेगा। तो ऑल दीज थिंग्स वर केप्ट इन माइंड बाय द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो निर्माता थे, हमारे बनाने वाले संविधान के निर्माता, उन लोगों को ये सारे फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखना था। उनके दिमाग में ये था कि हमें अपनी डाइवर्सिटी को भी रेस्पेक्ट करना है, जो इतनी भिन्नता है हमारे देश में, ठीक है, उसको भी हमें रेस्पेक्ट करना है, और हमें अपने नेशनल यूनिटी को भी प्रिजर्व करना है, मतलब हमारे देश की एकता को खंडित नहीं करना है। इस वजह से, और क्या लिखा है, नॉट ओनली दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो एम्फसाइजेज द नीड टू इरेडिकेट पॉवर्टी इन द कंट्री थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और जब ब्रिटिशर्स गए थे बच्चों हमारे देश को छोड़ करके, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि हम लोग तबाह ना हो जाए, ठीक है। पूरी तरीके से उन्होंने हमारी रीढ़ की हड्डी को एकदम समझ लीजिए कि बर्बाद करके वो हमको गए थे। बुरी तरीके से भूखमरी, बुरी तरीके से इकोनॉमिक पॉसिटी, और बुरी तरीके से हम लोग पीड़ित थे, ठीक है, उस टाइम पे। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में देना था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू। इट ऑल्सो डिफाइंस द पीपल्स रोल। ये देखिए, लॉट ऑफ टर्मोइल वॉज विटनेस ड्यूरिंग इंडियाज पार्टीशन। तो लॉट ऑफ टर्मोइल में देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेन पे कैसे आपस में भिड़ रहे हैं सब लोग। हिंदू मुस्लिम यूनिटी उस टाइम पे एकदम गायब हो गई थी। चलो, तो इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज हु विल रूल ओवर देम। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को दिमाग में ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि जो रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए जो कि नेशनल इंटीग्रिटी को, नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व करे, ठीक है, देश के यूनिटी को भंग ना करे। After learning about the situation of the times when the constitution was drafted, let us now study the key features of the Indian constitution. तो अभी तक आप लोगों ने जान लिया कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों ड्राफ्ट किया गया, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों ड्राफ्ट किया गया, उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी, देख रहे हो आप कितना टर्मोइल था, कितनी परेशानियाँ थी उस टाइम पे, ठीक है ना, कितने दंगे भड़के थे, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। आप लोग हिस्ट्री में जा करके कोई थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे चेक करना, गूगल वगैरह पे, कि क्या कंडीशन थी जब हमारे देश जब आज़ाद हुआ, तो पार्टीशन हुआ हमारे देश का, पाकिस्तान जब अलग हो गया तो क्या हालत थी हमारे देश की उस टाइम पे। पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत मजबूरी में किया गया। पाकिस्तान को हम लोग छोड़ने वाले नहीं थे, वो सब हमारे ही अधीन था, सब कुछ हमारे अंडर में था। लेकिन उस टाइम पे इतना दंगा भड़का था कि लोग ऐसे काट रहे थे हिंदू मुस्लिम्स आपस में एक दूसरे को, कि गांधी जी को ये देखा ही नहीं गया, और उन्होंने कहा कि भाई अलग करो इन सबों को, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहा हम लोगों का आज़ाद होने का। तो पाकिस्तान कैसे गया, ये पूरी हिस्ट्री है, कभी किसी टाइम और भी और इस पर बात होगी। चलो, अब आज का सेशन यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। फेडरेशन से और की फीचर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। ओके क्लास, थैंक यू।